हम आपको 5 रास्ते बताएंगे सफलता की कुंजी, 5 कीज टू सक्सेस। सफलता की 5 कुंजी हम आपको आज बताएंगे कि सफल होने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, कुछ चीजों को मैं कहता हूं उसको सुनिए, उसके बाद हम इस 5 कुंजी की तरफ में हम लोग आएंगे। ठीक है, इस 5 कुंजी की तरफ में हम लोग बढ़ेंगे। सक्सेस की 5 कुंजी की तरफ में हम लोग बढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ छोटा छोटा बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आप कंपनी का साइट विजिट कीजिए, वहां पे सब कुछ देखिए, इंग्लिश में हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद कंपनी के द्वारा जो लिफलेट मिला है 2 पन्ने का, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में गीता कुरान बाइबल, आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, और आपके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको लगता है कि हम अपने अपलाइन से पूछे, अगर आपको सेटिस्फाइड कर पाता है वेल एंड गुड। अगर आपका अपलाइन आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, तो आज से मैंने एक नया विजन लिया है। हर शुक्रवार मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहूंगा। हर शुक्र 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहूंगा, और आप हमसे लाइव बातचीत कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल हो सकता है कहीं कोई डिस्प्यूट हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, उस सारों बातों का जवाब आप हमसे ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारा अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल मिलेगा, और उसी टाइम शेड्यूल के अनुसार में हम लोग आपके साथ लाइव बातचीत करेंगे और आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, उत्तर देंगे, और आपके सक्सेस पथ में जो बाधाएं आ रही है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें। तो तैयार हैं हम? यस, यस। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्या करें क्या ना करें। 5 सफलता की कुंजी में जो पहला जो, ठीक है, आपको आपका शक्ति को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए आप कितना पढ़ा लिखा है मुद्दा नहीं है। आपके अंदर में जो शक्ति भगवान ने दिया है ना, ये मुट्ठी, ठीक है, ये जो हाथ है ना, इसको मुट्ठी को बंद करना, और इस मुट्ठी को जिस दिन बंद करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस होने से रोक नहीं सकता है। अभी मुट्ठी आपके पास है या नहीं है? रेडीमेड लाने के लिए मैंने कहा क्या, आप अपने हाथ का मुट्ठी बंद करो, और इसीलिए हमारा कंपनी का लोगो भी था ऐसे, मुट्ठी बंद है और अंगूठा खुला हो। ये अंगूठा पता है क्या कह रहा है? ये अंगूठा कह रहा है कि बेटा देख, बाबू देख, अंकल देख, इंसान रूप में जन्म ले लिया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, इंसान के रूप में आपको इस धरती में ला दी। अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं मिला? अवसर मिला कि नहीं? अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देने वाला कौन? ऊपर वाला। चलिए, इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेके जाता हूं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इंसान के रूप में मिला, हम लोग जन्म ले लिए। और हाँ, एक बात तो बोलना ही भूल गए, गरीब घर में पैदा लेना गुनाह है बॉस। गरीब घर में पैदा लेना गुनाह नहीं है बॉस। हम लोग कोसते रहते हैं, हम लोग गरीब घर में पैदा लेते, हमारे घर में होता है, वो घर में होता है, अच्छा वगैरह, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो आज मेरा बात एक तो कान खोल के सुन लीजिए, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन बेटा गरीब मरना, बाबू गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। अंकल, गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, इंसान रूप में आपका जन्म हो गया। ठीक है, और कहते ना, मैं मेरा भी मैं भी आपको एक अपना डायलॉग बताता हूँ। ठीक है, इस शरीर को एक दिन शमशान में जाना है, इस शरीर को भी एक दिन शमशान में जाना है।
लेकिन बेटा उससे पहले आसमान छू के दिखाना, दिलीप बाबू, आसमान छू के दिखाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं एकदम छूने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब छोड़ के जाएंगे ना इस दुनिया को, इस दुनिया में कुछ लोग याद रखेंगे कि दिलीप प्रसाद भी था, एक व्यक्ति था जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो बस तैयार हो जाइए, ठीक है। इस मुट्ठी को बंद करना सीखे। तो पहला ये जो दिखा रहा है ना अपॉर्चुनिटी, भगवान ने हमको इंसान बना के भेज दिया, जिस घर में भी भेज दिया मुद्दा नहीं है, ठीक है। अवसर तो मिल गया, और बिलीव योरसेल्फ, ठीक है, अवसर मिल गया। अब कहां कहां हमको घटती रहती है। तो सबसे पहले हम जो पीछे रहते हैं, तो सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? हम ना विश्वास ही नहीं करते, हम विश्वास ही नहीं करते। हमारे अंदर में वो विश्वास, हमारा जो मिडिल क्लास के लोग है ना, हमारा पल पल में विश्वास बनता है, पल में टूट जाता है। हम बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, ठीक है। और जब जब हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं की बात नहीं कर रहे हैं हम, खुद पे बिलीव। आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, खुद पे बिलीव होना चाहिए। अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। बिलीव योरसेल्फ, ठीक है। तो फिर एक व्यक्ति ने मेरे से पूछ दिया, सर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, बिलीव के साथ में जुड़ते हैं, लेकिन सब लोग सक्सेस नहीं होते सर, बीच में छूट जाता है। मैंने कहा हाँ, बिलीव तो आप करते हैं, सिस्टम में तो आप जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें भूल जाते हैं। जैसे एग्जांपल, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक गांव में 4-5 साल से बारिश नहीं हुई, खेती नहीं हो रहा, लोग परेशान, हैरान। देखिए बिलीव कैसा होना चाहिए, बिलीव के ऊपर में ये टॉपिक, हैरान परेशान पूरे गांव के लोग। तभी एक महात्मा उस गांव में आता है, सारे लोग महात्मा के पास में जाते हैं और महात्मा से पूछते हैं, महात्मा जी 4 वर्षों से यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा, खेती नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान है, नौबत बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, ठीक है, कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि पानी बरस जाए, ठीक है। तो महात्मा जी कहते हैं, वो देखो सामने दिख रहा ना पहाड़? बोला हाँ। वहां पे दिख रहा ना एक छोटा सा मंदिर? बोला हाँ। तो सारे लोग विश्वास से एक लोटा पानी लेकर के उस शिवलिंग पे डालिए, देखिए पानी बरसना शुरू हो जाए। अब महात्मा की बात थी, 4 वर्षों से पानी नहीं हो रहा था, सारे लोग अपने घर घर से अपने हिसाब से पानी लेकर के चल पड़े, एक लंबा श्रृंखला लग गया, ठीक है। महात्मा जी भी बगल में खड़े हैं, लोग पानी डाल रहे बिलीव के साथ, लेकिन पानी हो नहीं रहा है। तो आगे चल रहा है, ऐसे करते करते 50-100 लोग निकल गए। तो कभी महात्मा जी की तरफ में देखे, कभी अपने आप की तरफ में देखे, ठीक है। तभी एक बच्चा छाता लेकर के आता है और हाथ में एक लोटा पानी, छोटा सा पानी, ठीक है। और वो जैसे ही पानी ढालता है और बारिश शुरू, ठीक है, बारिश शुरू, ठीक है। समझा पाए होंगे, आई होप आपको समझा पाए। मैंने, वो बच्चा छाता लेके आया, उसको विश्वास है कि जब हम पानी डालेंगे, महात्मा जी बोला पानी डालेगा तो बारिश होगा, तो इसलिए हम छाता लेके आए, ठीक है, बारिश होगा तो कम से कम बिजली से बचेंगे ना, बस। बिलीव ऐसा होना चाहिए। सिर्फ जुड़ने से कुछ नहीं होता है, बड़ा नाम से कुछ नहीं होता है, बड़ा बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। उस बच्चे को पता था कि बारिश, हम पानी डालेंगे बारिश होगा, और छाता, बाकी लोगों ने छाता नहीं लिया, ठीक है। तो बिलीव एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीव योर सेल्फ, ठीक है। आपका बिलीव आपको दुनिया सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं, जब खुद पे बिलीव करना सीख जाएंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली सारे लोगों पे बिलीव हो जाए, ठीक है। तो बिलीव योर सेल्फ पहला, ठीक है। और दूसरा, आते हैं हम लोग फर्स्ट, ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दे दिया। अब पहला उंगली
स्टैंड फॉर, पहला उंगली जो है ये स्टैंड होता है, ये स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। यहां पे आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, ठीक है। अब निवेश का मतलब आप पूंजी समझ लेते हैं कुछ तो, ठीक है। तो चलिए हम दोनों चीजें समझाते हैं। हम हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखने का क्या मुद्दा है? हमारा जो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखने का मुद्दा है, ठीक है, कि जिस भी काम को करो उस काम में एकदम पूरी तरह से डूब जाओ, ठीक है। उस काम में पूरी तरह से डूब जाओ, उस काम के प्रति आप अपने आप को अपना समर्पण कर दो, ठीक है। अब ऐसे एक दिन ट्रेनिंग दे रहे थे, एक व्यक्ति इधर से खड़ा हो गया, ठीक है, सर आप जो लिख रहे हैं इन्वेस्ट, पूंजी, निवेश, ठीक है, तो सर और मैंने मैंने मेरी जो बातें चल रही थी, तो मैंने कहा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति इधर से खड़ा हो गया, बोले सर हम बिना इन्वेस्टमेंट का भी, बिना पूंजी का भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का मतलब वो समझा। हम बोले क्या कर सकते हो भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट? उन्होंने कहा सर भीख मांग सकते हैं। मैं बोला गलत, ठीक है। भीख मांगने के लिए भी बाबू आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको भेष बनाना पड़ेगा, एक कटोरा लेना पड़ेगा, उस कटोरा में कुछ खुचरा पैसा डालना पड़ेगा और दरवाजे दरवाजे बोलना पड़ेगा, दे बाबू, दे बाबू, दे बाबू, दे बाबू। जितना बढ़िया एक्टिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके कटोरी में पैसा आएगा। राइट और रॉन्ग? तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। आज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिस काम को करिए उस पर एकदम पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए। दूसरा, आज जो आप लोग जूम मीटिंग में है, लगभग हम लोग 1-1.25 घंटा हम लोग बातचीत करके, आज जो आप इतना धैर्य से सुन रहे हैं जूम मीटिंग में अपने अपने घर में बैठ कर, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है। और इसी लगन को आपको बरकरार रखना है। तो इन्वेस्ट योरसेल्फ, जिस काम को भी करिए एकदम समर्पण के साथ में करिए। और इस काम को भी जब तक हम आपको एक कहानी का डेमो के माध्यम से नहीं समझाएंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि देखिए इन्वेस्टमेंट किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए? तो एक नेगेटिव लोग को पकड़ते हैं, दो चोर प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है? चोरी करना। वो बगल वाला शिव मंदिर है, एकदम एक तो सोने का घंटा बंधा हुआ है, ठीक है, शिवलिंग का ऊपर में शिव जी का मंदिर है। एक सोने का घंटा बंधा हुआ, ठीक है। दो चोर प्लानिंग करते, क्या क्या प्लानिंग करता है? रेकी करता है, 24 घंटा गार्ड रहता है। एक गार्ड 12 बजे शिफ्ट चेंज होता है, 5 मिनट के लिए अदला बदली में समय लगता है। और इस 5 मिनट में अगर हम घंटा चुरा लिए तो बढ़िया है, नहीं तो सारा पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, जेल जाएंगे। रेकी हो गई, ठीक है। वैसे भी मैं कहता हूं एवरीबॉडी प्लान बट प्लान टू फेल। आप जो भी प्लान करते कोई जरूरी नहीं है कि वो जब आप पोलर पे जाएंगे तो वो सही सही उतरेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। और इन लोगों ने प्लानिंग किया कि मंदिर का चोरी करना है कल 12 से 12:05 में चोरी कर लेना, लेकिन जब ये लोग चोरी करने के लिए गया तो एक, जैसे ही 12:05 हुआ, गार्ड शिफ्टिंग में हुआ, एक चोर अंदर घुस गया मंदिर के अंदर शिवलिंग। जैसे ही वो घुसा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा नाटा निकल गया, जाके बेटे बोले हमें, नाटा निकल गया। अब वो घंटा उतारने का कोशिश कर रहा है लेकिन चुम नहीं पा रहा क्योंकि नाटा है। कोशिश कर रहा है कूद करके निकालने का, फिर भी नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। और टाइम बड़ी तेजी से भाग रहा है। अब वो सोच रहा है क्या करे नहीं करे, घंटी चुराना भी है, भागना भी है, ठीक है, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे। तो उसने थोड़ा देर ऐसे ऐसे सोचने के बाद क्या किया, वो जो शिवलिंग था, शिव जी का जो मुंडी था, उस पर चढ़ गया और घंटा उतार करके भागने लगा। तो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, पीछे से शिव जी ठहर ठहर ठहर। अब तो डर गया, भाई कौन है भाई? तो देखा पीछे में शिव जी खड़े हैं।
बोला ए बर मांग। चोर कंफ्यूज, बोला हे भगवान, हम तो इतना बड़ा पापी है, हम तो पाप किया, आपका देखिए जूता उता पहन के आपका पचड़ के आपका घंटी निकाले और चोरी करके भाग रहे और आप बोल रहे बर मांग। प्रभु हमको क्षमा कीजिए, हमको जाने दीजिए। बोला रे रुक, तुमको बोले ना बर मांग। फिर वही चोर फिर वही गिड़गिड़ाना शुरू किया। बोला अच्छा ठीक, सुन तुमको क्यों बोल रहे बर मांग। मेरे पास लोग आते हैं, दूध बतासा चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं और हमसे कुछ ना कुछ मांग के जाता है, लेकिन तू तो मेरा इतना बड़ा भक्त था कि अपने आप को मेरे ऊपर में चढ़ा दिया, अपने आप को मेरे ऊपर में समर्पण कर दिया, तो तुझसे बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं तेरे को कहता हूं बरमान। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू। तो इन्वेस्ट करने का मतलब है एकदम मंजिल तक पहुंचना। और आपने जब शुरू किया अपना कैरियर, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। और जब तक कामयाब ना हो, समर्पण नीति चालू रहनी चाहिए, बिलीव नीति चालू रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट। दूसरा पार्ट, दूसरा अंगुली, ये दूसरा अंगुली स्टैंड करता है आपका ऑनेस्ट, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदार होना पड़ेगा बॉस। ठीक है, कहते हैं ना ईमानदार व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसके लिए सब कुछ अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा इस बिजनेस में, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। किसके साथ? कंपनी के साथ, अपने आप के साथ, और आपके साथ जो ग्रुप में लोग जुड़े उसके साथ भी आपको ईमानदार ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। मतलब ईमानदार रहने की जरूरत है। कहते हैं ना ईमानदार व्यक्ति कहीं भी जाकर के कुछ भी करके खा सकता है, आप सबको पता है। लेकिन अगर चोर हो तो आपका आइडेंटिटी पहले से चोर बता देते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं आपके मोहल्ले में गया, पूछे जीत कौन सा राशन लेना है, कौन सा दुकान जाए, तो फट से बता देगा भैया वो दुकान मत जाइए, वो चोर है, बड़ी डंडी मारता है, वो दुकान में जाइएगा, वो दुकानदार बहुत ईमानदार है। हमारा राइट और रॉन्ग सर? थैंक यू। तो आपका आइडेंटिटी इसी तरह से बनता है। तो आप जब यहाँ पे जुड़ते हैं, जब आप किसी का अपलाइन होंगे, तो लोग आप पे विश्वास करते हैं, अपना जिंदगी आपके हाथों पे सौंपेंगे। ठीक है, आपका अपना जिंदगी आपके हाथों में सौंपेंगे और आप उसी निष्ठा, उसी ईमानदारी के साथ आप जैसे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपका दायित्व होता है कि उसको भी गोल की तरफ ईमानदारी के साथ उसको लेके चलना, उसको भी ईमानदारी की तरफ से टीच एंड ट्रेन करना। ऐसा नहीं करना कि हम तो कमा लिए लेकिन कंपनी खराब है, हम तो कमा रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर खराब है, हम तो खराब है कंपनी की ये खराब है, हम तो कमा रहे हैं लेकिन कंपनी का सीमा मैडम खराब है, फल्ला मैडम खराब है, चिल्ला मैडम खराब है। मतलब हम कमा रहे हैं लेकिन दूसरे को बोल रहे नहीं खराब है, खराब है, खराब। ठीक है, पता है बहुत ऐसे लोगों का एग्जांपल कहाँ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था ना, सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ऐसे लोगों का एग्जांपल जाता है। ठीक है, एक जानवर से एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने कुत्ता देखा है? देखा होगा। ठीक है, सब कोई देखते हैं हम लोग कुत्ता। कुत्ता को हम लोग दो चीज की वजह से जानते हैं। पहला, ईमानदारी की वजह से जानते हैं। ठीक है, कि भाई कुत्ता बहुत ऑनेस्ट है, ईमानदार है, घर का सुरक्षा करता है। लेकिन कभी आपने कुत्ता का नेचर देखा है? ठीक है, कभी आप जब देखेंगे महिलाएं खाना लेके जाने देती है और जैसे ही खाना ले जाके बोलता है आ, 4-5 कुत्ता आ जाता है। सबसे पहले तो देखिए, कुत्ता और बिल्ली का इलाका होता है, ये इलाका मेरा, ये इलाका तेरा। ठीक है, ये इलाका का कुत्ता वो इलाका में नहीं जा सकता, और अगर गलती से ये इलाका का कुत्ता ये इलाका में आ गया तो एकदम देखिए मारा मारी फटाफटी होते रहते हैं, एक दूसरे को फाड़ देंगे। मतलब जात का कुत्ता जात को काटे, अपने ही जात को काटेगा और अपने ही जात के साथ में लड़ेगा। चलिए, इलाका तो बट गया। अब चलिए एक ही इलाका के कुत्ता का बात करते हैं। अब इसी इलाका का कुत्ता में बात कर रहे हैं, कोई खाना दिया, अब वहां पे उसी इलाका का दो कुत्ता है, खाना है, सफिशियंट खाना है, दोनों कुत्ता खा सकते थे। लेकिन अब दोनों का नेचर देखिए, खाना गिरा, एक उधर से एक इधर से। मतलब एक दूसरे पर गुर्राना और लड़ना चालू, और उस लड़ने का चक्कर में खाना पूरा छिटमा छिट हो गया, इधर का उधर हो गया। क्या सीख मिला उससे? सीखने के लिए मिला, वो बोल रहा है ठीक है दोनों चाहता तो बांट के खा सकता,
दोनों चाहता तो दोनों एक साथ में लखपति करोड़पति बन सकता था, कोई आगे पीछे, लेकिन क्या है, नहीं बेटा, ना हम खाएंगे ना तेरे को खाने देंगे, पूरा छीट छीट करके पूरा खाना बर्बाद। तो ऐसे नेचर से आपको बचना चाहिए, और पराया माल अपना मत समझना शुरू कर दीजिए। पराया माल अपना मतलब, ठीक है सर, ये रहा सर 4 आदमी का ज्वाइनिंग, आपको दे दिया विश्वास करके, और आप चले गए अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने, अपना पर्सनल काम में उसका पैसा को खर्च कर दिए। हमने देखा है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपको पैसा मिला है 1 तारीख को, और आप उसका ज्वाइनिंग लगा रहे, लॉगिंग लगा रहे 15 तारीख तक, 14 दिन तक बेचारे का फ्यूचर को, कैरियर को लेके आप घूम रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, राम राम जपना, पराया माल अपना, लेकिन बाद में लात जूता भी खाना पड़ता है। आपका गुडविल खराब हो जाएगा तो लात जूता तो खाएंगे, ठीक है। अरे भाई, कभी सोचा है, एक व्यक्ति दिलीप प्रसाद इतना टैलेंट के साथ सब कुछ बोल रहा है, 15 साल से एक ही बिल्डिंग में 15 साल से चला रहा है, कुछ तो बात होगा बॉस, कुछ तो बात होगी, ठीक है। और आज भी एकदम चैलेंज लेके बोल रहा है, क्या बोल रहा है मालूम, चलो 20 लोगों को करोड़पति बनाएंगे, 20 लोगों को करोड़पति बनाएंगे, कैन यू इमेजिन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ना, आपने कभी पहले कभी सुना होगा ना, कभी आपने देखा होगा, लेकिन थोड़ा गुडविल ना आजकल थोड़ा सावधानी के साथ में बरतना चाहिए। एक मजेदार बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। कहानी ये है, हम लोग सब सुने हैं बचपन में, एक लकड़हारा की कहानी सुने हम लोग, कुठुरेर कहानी सुनी छी हमरा। तो एक कुठुरे काट काटते गए चलो, एक लकड़हारा नदी के किनारे में लकड़ी काटने के लिए गया, ठीक है। और नदी के किनारे जैसे लकड़ी काट रहा था कि उसका कुल्हाड़ी अचानक स्लिप करके गिर गया। गिरने के बाद, ठीक है, वो बहुत कोशिश किया उसको खोद के निकालने के लिए, लेकिन उसका कुल्हाड़ी नहीं मिला। तो वो नदी के किनारे आने के बाद वो रोने लग गया, ठीक है, और दिल से रो रहा है। कहते दिल से जब आप किसी को पुकारते हैं, ठीक है, और शिद्दत से अगर कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए आता है। ऊपर से एक शक्ति एक साधु का भेष में प्रकट होता है और उसे पूछता है, लकड़हारा क्या हुआ तेरे को, वो सब कुछ जानते हुए पूछता है, ठीक है। भगवान तो अंतर्यामी है, फिर भी क्यों पूछता है, वो इसलिए पूछता है कि देखे तुम कितना डेडिकेटेड हो। तो उसे पूछता है, बोलता भगवान मैं इसलिए रो रहा हूँ, हे महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरा कुल्हाड़ी गिर गया पानी में, और अगर मैं कुल्हाड़ी नहीं मिला, मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा, और लकड़ी नहीं काट पाऊंगा तो बाजार में बेचूंगा नहीं, और अगर बाजार में नहीं बेचे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो हम, मेरा घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। भगवान बोले ठीक, डुबकी लगाए, ठीक है। तो सोचा चल टेस्ट लेते हैं इस व्यक्ति। तो डुबकी लगाने के बाद पहला एक तो सोना का कुल्हाड़ी लेकर के आए, हम लोग बचपन में पढ़े, यस यस। तो सोना का कुल्हाड़ी जैसे उसको दिया, बोला ये ले तेरा कुल्हाड़ी। बोला भगवान ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं। बोला नहीं नहीं, देख देख तेरी कुल्हाड़ी। बोला नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं। जैसा कि हम लोग बच्चों ने पढ़े, भगवान फिर दूसरा बार डुबकी लगाता है और इस बार चांदी का कुल्हाड़ी लेकर के आता है। लकड़हारा फिर वही बात कहता है भगवान ये कुल्हाड़ी भी मेरा नहीं है, ठीक है। भगवान तीसरी बार डुबकी लगाता है और उसका ओरिजिनल लोहा का कुल्हाड़ी निकाल के लाता है, और जैसे अपना कुल्हाड़ी को देखता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आना शुरू हो जाता है, खुश हो जाता है, बोलता है ये ले तेरा कुल्हाड़ी, और खुश होने के बाद उसको धन्यवाद देता है। तो भगवान को लगता है यार ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। तो उसको गिफ्ट में तीनों कुल्हाड़ी देता है, हम लोग कहानी में पढ़े, यस यस, हम लोग पढ़े कहानी में, ठीक है। लकड़हारा लकड़ी काट के अपना घर चला जाता है एज यूजुअल, सोना का कुल्हाड़ी मिल जाता है, चांदी का कुल्हाड़ी मिल जाता है, उसको बेच करके वो बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक है। और ये बात कुछ दिन बीत जाता है, करीब 5-10 साल बीत जाने के बाद उस लकड़हारा का दिन यह समझ में आता है यार मुझे भी ससुराल जाने है। वो अपनी बीवी को लेता है, ससुराल जाने के लिए चल पड़ता है। तो ससुराल जाने के क्रम में नदी मिलता है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा पता है, अभी आज का डेट में ईमानदारी ऑनेस्टी भी ना बहुत संभल के करना पड़ता है, इसीलिए स्टोरी है भाई, ठीक है। पता है आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी दूसरे ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको बढ़िया समझ में आया, अब आपका लार टपकने लग गया,
कि इसको कैसे समझा करके अपना नीचे जोड़ ले। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल कैरेक्टर को नहीं रखना है, ठीक है, बट ऐसे हम लोग कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो भाई लकड़हारा अपनी बीवी को, अमीर आदमी हो गया, बीवी एकदम पूरा सज धज के गहना जेवर से लदा हुआ है, नौका में चढ़ता है, नौका पार करने के लिए जैसे ही जाता है, ठीक है, बीच रास्ते में अचानक पानी बढ़ जाता है और नौका डगमगा के डूबने लगता है और डूब जाता है। तो लकड़हारा अपनी पत्नी को बचाने का बहुत कोशिश करता है, बट उनकी पत्नी तैरना नहीं जानती है, वो डूब जाती है। बहुत खोजने के बाद भी उसको नहीं निकाल पाता है। अचानक फिर लकड़हारा अपने आप नदी के किनारे में आता है और रोना शुरू करता है। ठीक है, और दिल से रोना शुरू किया। फिर भगवान के पास आवाज पहुंचा, भगवान फिर आया नीचे में साधु का भेष में, बोला यार अब क्यों रो रहे हो? बोला क्या करे भगवान, मेरी एक लौती बीवी पानी में डूब के मर गई। भगवान बोला रे चुप, सबका का दो दो तीन तीन को बीवी रहता है, तुमको पता नहीं है, परमिशन हम एक को दिए हैं। ठीक है, तुम बैठ, हम जा रहे हैं। भगवान डुबकी लगाता है और ऐश्वर्या राय को लेके आता है, ये रहा तेरा बीवी। लकड़हारा को बोलता है ये तेरा बीवी ऐश्वर्या राय। लकड़हारा बोलता हाँ भगवान यही है मेरा बीवी, थैंक यू धन्यवाद। अब भगवान तो खटमुट हो गया, बेटा ये आदमी तो 10 साल पहले इतना ईमानदार था, अभी इतना बेईमान कैसे हो गया? ऐश्वर्या राय को देखते ही तेरा नियत बदल गया। लकड़ा बोलता हाँ भगवान हम का बुड़बक है, अभी ऐश्वर्या राय को निकाल के लेके आए थे, हम बोले मेरा बीवी नहीं है। फिर आप डुबकी लगाते, प्रीति जिंटा को लेके आते, हम बोलते वो भी मेरा बीवी नहीं है। फिर आप तीसरा बार डुबकी लगाते, मेरा ओरिजिनल बीवी को लेके आते हैं, हम बोलते हैं हाँ भगवान ये मेरा बीवी है। तो आप ठीक है मेरा बीवी तो देते, साथ साथ में और दो ठो को दे देते। तो भगवान इस युग में एक बीवी संभालना ही मुश्किल है, हम तीन तीन बीवी कहाँ से संभालते भगवान? तो जोरदार ताली तो बजनी चाहिए। तो बॉस गुडविल रखना है, ईमानदारी के साथ में काम करना है। अपना ग्रुप दूसरा का भी ग्रुप आए, मतलब एमपीजी का मेंबर है मतलब मेंबर है, सबको सपोर्ट करना है, यह नहीं कि लार टपकाना है। ऐसे लोग भी हमारी कंपनी में मैंने देखा है सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ऑनेस्टी रखिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रुक नहीं सकता है। अब आते हैं हम लोग तीसरी उंगली की तरफ, थर्ड। पहला था इन्वेस्टमेंट, दूसरा ठीक है ऑनेस्टी, तीसरा आते हैं हम लोग स्मार्ट वर्क। ठीक है, तीसरा आपको स्मार्ट वर्क करना है अगर आपको करोड़पति बनना है, सिस्टम में सक्सेस होना है। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? स्मार्ट वर्क ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से करना। अपना कंपनी का क्या नारा दिया है? स्मार्ट किसान बनाना। क्या नाम है हमारा? एमपीजी स्मार्ट किसान। ठीक है, हम लोगों को स्मार्ट की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमको भी स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, और स्मार्ट तरीके से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक अपना लाइफ, अपना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, राजा का दरबार है, उस राजा के दरबार में आप देखेंगे मंत्री रहता है, कर्मचारी रहता है, राजा का दरबार में लगा रहता है। तो जो कर्मचारी है उसके दिमाग में एक दिन एक ख्याल आता है, यार हम लोग इतना काम करते हैं, इतना काम करने के बावजूद भी हमारा तनख्वाह है 10,000 और वो आता है बैठे बैठे मंत्री, ठीक है, उसका तनख्वाह 50,000, बहुत नाइंसाफी। राजा बोलता है हम सबके लिए समान है, ठीक है, लेकिन कहाँ समान है? साला सारा दिन कुत्ता का जैसा घूम घूम के सब काम करते हैं हम लोग, और हम लोग का तनख्वाह 10,000, और मंत्री खड़ी आके 2 घंटा बैठ के लिख के चल जाता है उसका तनख्वाह 20,000 रुपया। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे कुछ लोगों को ये सब फीलिंग होता है कि हम काम करेंगे तो अगला बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ जाएगा, हम तो कमा रहे कितना, अभी स्टार्टिंग किया कमाने, अगला तो करोड़पति बनने जा रहा है। ऐसे भी कुछ कुछ भावनाएं हम लोग के दिमाग में आता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन किसी भी इंसान को आगे बढ़ाता है, उसको पीछे लेके जाता है। तो ये बात फैलने लगता है धीरे धीरे। राजमहल में जासूस राजा के कान में बात डालता है, महाराज
ऐसा बात है, कुछ लोग आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अगर इसको आपने सही टाइम पे नहीं रोका तो विवाद हो सकता है। बोला ठीक है, सबको बुला राज दरबार में, सारे लोगों को राज दरबार में बुलाए। बुलाने के बाद ठीक है, वो कर्मचारी को बुलाए, कर्मचारी जरा क्या दिक्कत है? बोला महाराज दिक्कत यही है कि हम लोग सारा दिन दौड़ भाग करके काम करते हैं, मेरा तनख्वाह 10,000 और मंत्री सिर्फ 2 घंटा के लिए आता है, अपना पेन कलम चलाता है, उसका तनख्वाह 50,000। तो हम लोग को लगता है कि बहुत नाइंसाफी है। बोला ठीक है, तो एक टेस्ट हो जाए। बोला हाँ टेस्ट हो जाए। बोले ठीक, कल आओ दरबार में। राजा ने क्या किया, कल दरबार जब लगा दूसरे दिन, राजा अपने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और कर्मचारी को दे दिया। कर्मचारी उस नोट को लिए, ठीक है, राजा बोले जाओ बाजार से, हाट से मिर्चा खरीद के लेके आओ, लौंका किने नहीं आसो। अभी मंत्री कर्मचारी अभी कुछ दूर पैसा लेके निकला ही था, फिर घूम के आया, महाराज कौन सा मर्चा लेके आएंगे, कच्चा ना सूखा? ठीक है, बोला जाओ कच्चा लेके आ जाना। कर्मचारी बाजार जाता है, जाने के बाद किलो कच्चा मर्चा खरीद के लेके आता है। राजा साहब मर्चा लेके आ गए, तो 1 किलो मर्चा। बोला कितना लिया? बोला 50 रुपये। बोला अगर हम 5 किलो लेते तो कुछ कम नहीं होता? बोला महाराज हम तो ये पूछे ही नहीं। वो फिर गया हाथ, मिर्चा वाला से पूछ रहा है, 1 किलो लिए थे तो 50 रुपया, 5 किलो लेंगे तो कितना? बोला बाबू आपको आपके लिए 45 रुपया कर देंगे। बोले ठीक। कर्मचारी आता है, महाराज 1 किलो का 50 रुपया लिया था और आप 5 किलो लेंगे तो 45 रुपया। तो राजा बोला अच्छा अगर हम 1 क्विंटल लेते तो दाम पूछे? बोला नहीं महाराज कहाँ पूछे। बोले जा पूछ क्या। फिर गया मिर्चा वाला के पास, 1 किलो का दाम तुम बताया 50, 5 किलो का दाम बताया तुम 45, अभी हम पूछ रहे 1 क्विंटल का कितना लेगा? बोला आपके लिए 40। और वो आता है, महाराज 1 किलो का 50, 5 किलो का 45 और 1 क्विंटल का 40 रुपया मिले। बोला ठीक है तुम बैठ जाओ। मंत्री को बुलाया, उसको भी 500 रुपया का नोट दिया। बोला मंत्री जी जाइए मर्चा लेके आई। मंत्री जी गए, एकदम ठाट से आराम से घूमते घूमते, 1 घंटा के बाद खाली हाथ आ रहे। तो कर्मचारी वहां बैठ बैठ के मुस्कुरा रहा है आज तेरा निकलेगा मंत्रीगिरी। ठीक है, हम तो कम से कम कुछ लेके आ रहे थे, तो खाली हाथ लेके आए। तो राजा के पास खड़ा हुआ, राजा पूछा अरे तुम खाली हाथ? बोला हाँ महाराज हम बाजार गए थे, ठीक है, मिर्चा लेने के लिए। तो अगर 1 किलो कच्चा मिर्चा लेंगे तो 50 रुपया, 5 किलो लेंगे तो 45, 1 क्विंटल लेंगे तो 40। सूखा मिर्चा है 100 रुपया किलो, 5 किलो लेंगे तो 90 रुपया, और अगर 1 क्विंटल लेंगे तो 80 रुपया। अब महाराज बता दीजिए कि कौन सा मिर्चा कितना किलो कितना क्विंटल लेकर के आए? राजा बोला देख यही है अंतर। ठीक है, इस सिस्टम में जो जितना बढ़िया सीखेगा, जो जितना अपना बढ़िया डाउनलाइन को सर्विस देगा, उसको अपने बच्चे के जैसा देखेगा, उसके दुख सुख दुख में शामिल होगा, वही व्यक्ति ज्यादा तरक्की करेगा, ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। तो थैंक यू, तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। नेक्स्ट, चौथा, चौथा उंगली स्टैंड फॉर, ठीक है, चौथा उंगली कहां स्टैंड होता है भाई?
पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। चौथा पिलर, ये जो 4 बंबू बता रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। चौथा बंबू, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखते हो, जार धैर्य नहीं से जे कोनो जगह अनसक्सेस हो, धैर्य तो रखते हो, धैर्य तो आपको रखना होगा, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना पेशेंस के आप मंजिल तक पहुंच करके भी, छूट करके भी गिर जाएंगे। ऐसे हम लोग एमपीजी का सेकेंड फेज में हम लोग बहुत सारे लोगों को देखे जिन्होंने अपना धैर्य को खोया, ठीक है। और धैर्य खोने का नतीजा आप सबको पता है। चलिए धैर्य के ऊपर में भी एक अच्छा कहानी सुनते हैं हम लोग, ठीक है। तैयार है? चलिए, थैंक यू। तो धैर्य, पेशेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। 4 बंबू है, 4 बंबू में से कोई भी एक बंबू निकल गया ना आपका फ्यूचर जो है फुटुरडुम हो जाए, ठीक है। पेशेंस रखना है कोई भी काम की। जैसे मैंने आपसे कहा, आप अपने जिंदगी का 3 साल दीजिए, 3 साल मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए, धैर्य के साथ चलिए, पेशेंस के साथ चलिए। दिक्कतें आएंगी, असुविधा होगा आपको, ठीक है। ऑब्स्टिकल आएंगे, आपको उसको पार करके निकलना है। तो एक छोटा सा कहानी, मेरा आंखों देखी कहानी है। हमारे इलाका के एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, कहा तो पुलिस में, और अच्छा पोस्ट में, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर उसको आया था, ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के अब कलकत्ता में उसको सबमिट करना था। 12 से 2 बजे का टाइम उसको दिया था कि 12 से 2 बजे के बीच में आप आइए, आपका लेटर सबमिट कीजिए और आपका पोस्टिंग कहाँ होगा हम आपको दे देंगे। अब हमारे यहाँ से 2 गाड़ी चलती है, एक विधान जाता है, उसके बाद कोलफील्ड जाता है। अगला व्यक्ति एकदम सुबह सुबह विधान पकड़ा, पहुंच गया कोलकाता, गाड़ी ट्रम बस बात दे करके सीधा चढ़ गया वो कार में, ठीक है। और बोला भाई मुझे फलना जगह में लेके चलो। कलकत्ता में आप जानते हैं जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो मीटर वाला गाड़ी जब चलता है ना, थोड़ा सा टेंशन तो रहता है लोगों को दिमाग में, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ऐसा नहीं घुमा घुमा करके हमसे ज्यादा पैसा ले ले, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो कार में चढ़ा, कार चल रहा है, ठीक है। चलते चलते वो रॉन्ग साइड में कार वाला घुस जाता है। तो कार वाला जब घुस जाता है तो ट्रैफिक हवलदार पकड़ता है, चालान काटता है, फाइन, और गाड़ी को छोड़ देता है। गाड़ी आगे बढ़ता है, अब अगला का डेस्टिनेशन आ गया है। तो मान लीजिए वहां ऑफिस है, यहाँ पर गेट के पास उसको उतारना है। उतरा, मीटर दिखा रहा है 80 रुपया, उसने 100 रुपया का नोट निकाला और दे दिया। ड्राइवर बोला, हो गया। बोला रे मीटर दिखा रहा है 80 रुपया, तुम 100 रुपया क्यों लेगा? अरे यार सुबह सुबह का है आप ऐसे कर रहे, 100 रुपया हो गया आपका मीटर, आपका 100 रुपया भाड़ा यहाँ का। बोला रे देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका पोस्ट मिला नहीं लेकिन पोस्ट का गर्मी आपके पास में आ जाए, ठीक है। बचना है भाई यहाँ से। तू जानिस ना अभी के, तू मुझे को चिंता नहीं, मैं कौन हूँ, अभी फोन करेंगे, अभी दुगो पुलिस आके इतना डंडा मारेंगे ना तो चांद छुले देवे। अब वो ड्राइवर को तो ऐसे ही गुस्सा था, फाइन कटा था। बोले जान नहीं देंगे, क्या करेगा। दोनों में हाथापाई होना शुरू हो गया, मारामारी शुरू हो गई। कंजस्टेड जगह, इधर से पाओ उधर से पाओ, उधर से एक पुलिस गाड़ी आया, दोनों को उठाया थाना में लेके चला गया, थाना में बैठा दिया। अब बोला बड़ा बाबू आएगा तो फैसला होगा। अब बैठा हुआ है। बड़ा बाबू आया 4 बजे, इंटरव्यू पेपर कितना बजे पहुंचाना था, 12 से 2 बजे तक, लेकिन बड़ा बाबू कितना आया 4 बजे। उसके बाद ड्राइवर को बुलाया, एक झाप मारा, बोल जा एरकम कोड भी ना, ऐसा मत करना जाओ। और उसको बुलाया, बोला अरे आपने तो भद्र लोग 20 টাকার জন্য এরকম কেন করলেন আপনি এসব, ঠিক আছে जान আপনি हो जान। ड्राइवर भी चला आया, ये भी चला आया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? ये सही टाइम पे कागज नहीं पहुंचा पाया और ये सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाया। अगर थोड़ा सा पेशेंस रख लेता, कोई दिक्कत था क्या? ठीक है।
अपना फ्यूचर पे हम लोग लात मार देते हैं। इस तरह से इस सफर में भी जब आप चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, आपके पास ऑब्स्टिकल के रूप में बहुत सारी चीजें आएंगी, आप उसको कैसे पार कर लेते हैं, कैसे आगे निकल के जाते हैं। हमने बहुत सारा लोगों को अपना पेशेंस खोते हुए देखा है और अपना पेशेंस खो करके अपना फ्यूचर, अपना करियर को बर्बाद करते हुए देखा है। ठीक है, आपको एकदम पेशेंस, एकदम चट्टान की तरह अडिग रहना हो। आपको क्या लगता है, मेरे को ऑब्स्टिकल नहीं आया फिर भी मैं टिका हुआ था लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। कितना बाधा है, क्या क्या नहीं लोग बोले, मैं स्टिल खड़ा रहता। ठीक है, आपने कभी देखा है समुद्र में एकदम छोटा नौका लेके एक नाविक खड़ा रहता है, बड़ा बड़ा ढेर आता है लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है। ठीक है, घबराता नहीं। बड़ा ढेव आता है और उसके नौका से नीचे से गुजर जाता है। अगर वो घबरा जाता तो क्या होता, डूब के मरता कि नहीं मरता। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे गलतियां करते आए हैं। बस 3 साल में ये गलतियां नहीं करना है। तो चौथा स्तंभ, पेशेंस को भी बरकरार रखना है। ठीक है, बहुत ऐसे जगह में आएगा जहां आपका पेशेंस टूटने का डर रहेगा। ठीक है, तो पेशेंस को भी बचा के रखना है, धैर्य में रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, फिफ्थ, गोल, लक्ष्य। ठीक है, पांचवा क्या है, गोल, लक्ष्य। आपका मुट्ठी बंद हो गया। अब ये मुट्ठी का मैंने एग्जांपल क्यों दिया था पता है, जरा सोच के देखिए। एक आदमी को एक उंगली से मारेंगे चोट लगेगा, दो उंगली से मारेंगे चोट लगेगा, थप्पड़ मारेंगे थोड़ा ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन अगर घुसा मारेंगे तो, घुसा मारेंगे तो, घुसा मारेंगे तो बहुत जोर से लगेगा। मुट्ठी को, अपना ताकत को बंद करना है। और ये ताकत, चार चीज मैंने बता दिया, पांचवा की तरफ बताने के लिए हम बढ़ रहे हैं। पांचवा है आपका लक्ष्य, आपका गोल। ठीक है, अब ये गोल, जो गोल क्यों जरूरी है, लक्ष्य क्यों जरूरी है। ठीक है, और इस बार का आपका लक्ष्य पता है क्या, कहते हैं जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है ना, जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग ए हेन विदाउट हेड। मुर्गी का माथा काट दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। मुर्गी का माथा काट के छोड़ दीजिए, किधर जाएगा कोई पता है, वो दिशाहीन है, उसको पता ही नहीं। उसी तरह से जब तक हम लोग अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं तब तक हम लोग रहते हैं हैंड विदाउट हेड। ठीक है, तो लक्ष्य तो होना चाहिए बस जीवन में, और कॉन्क्रीट लक्ष्य, लचीला वाला नहीं, जब जैसा तब तैसा वाला नहीं। तो यहाँ पे आपका गोल क्या है बॉस, एमपीजी में आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या होना चाहिए, नेशनल डायरेक्टर। क्या होना चाहिए, नेशनल डायरेक्टर। ठीक है, यानी लगभग नेशनल डायरेक्टर जब आप पहुंचते हैं 3 साल में, तो आप कमाते कितना है, 15 करोड़ प्लस। कैन यू इमेजिन, 15 करोड़ प्लस। और सिर्फ आप नहीं कमाते हैं, सिर्फ आप नहीं कमाते। ठीक है, आप 3 साल में कितना कमाए, आपका गोल क्या है, नेशनल डायरेक्टर, और वहां पे लिख दीजिए 15 करोड़ पैसा। ठीक है, 15 करोड़ प्लस आपका लक्ष्य, कितना साल में, तो 3 साल में आपका गोल फिक्स हो गया, आपका लक्ष्य कंप्लीट। अब ये 3 साल का गोल हम क्यों बनाए, क्यों कहते हैं कि 3 साल का लक्ष्य आप बनाइए, इसका सीधा कारण है, हम लोग बहुत सारे तेज कारण है, ये 3 साल में जाएगा तो हम तो 1 साल में चल जाएंगे। और मालूम चला आप 1 साल के चक्कर में दौड़े और क्या हुआ, आप नहीं पहुंच पाए। जो लोग बड़ा बोला होते हैं, जो बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं, फिर अपने बातों को जब फेस नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे भागना शुरू करता है, पीछे हटना शुरू करता है। ठीक है, पीछे हटना शुरू करता है।
ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको लॉट्स ऑफ मिलेंगे, हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा भी समझाएंगे। गोल बन गया आपका, क्या बना, नेशनल डायरेक्टर, 15 करोड़ रुपया, आपके सारे सपने कंप्लीट। ठीक है, अब इसको, अब 3 साल का था तो 3 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग 1 साल, ठीक है, दूसरा, ठीक है, आपका 2 लाइन खींचिए खाता में। पहला साल, अब टारगेट लगाइए, मैं अपने कैपेसिटी के अनुसार टारगेट लगाता हूं कि पहला साल मैं बहुत मेहनत करके 500 पेयर अचीव करूंगा, यानी सेल्स मार्केटिंग बनूंगा। क्या बनूंगा, सेल्स मार्केटिंग। पहला साल का मेरा लक्ष्य क्या हो गया, पहला लक्ष्य मेरा हो गया, ठीक है, सेल्स मैनेजर 500 पेयर, ठीक है, मेरा पहला साल। अभी पहला साल में हम पूरा मेहनत किए, ठीक है, अब 2 बातें होगी, या तो हम पार करेंगे या तो हम फेल करेंगे। ठीक है, तो पहला साल 500 पेयर यानी सेल्स मैनेजर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर कम हुआ, क्यों हुआ कम, थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट देना है, कहाँ कहाँ पे मीटिंग सीटिंग करना है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। दूसरा साल आपका टारगेट होगा कहाँ, तो भाई मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, अपने हिसाब से लिखिए, आपका कैपेसिटी के हिसाब से। दूसरा साल से मुझे पहुंचना है गोल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी गोल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हम कब पहुंचते हैं, ठीक है, जब हम 2 चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने ग्रुप में बना लेते हैं। समझा पाए, ठीक है। तो 2 साल का आपका पहला साल क्या था, 500 पेयर, ठीक है, आप होते हैं सेल्स मैनेजर। दूसरा साल का आपका लक्ष्य क्या था, हेलो, गोल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। इतना जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है, आप गोल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरफ में बढ़े थे, ठीक है। तीसरा साल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा साल में पता है आपके साथ क्या होगा, कभी हावड़ा स्टेशन में उतरे आपने, हावड़ा स्टेशन में उतरिए और खाली बस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाइए, पीछे का जो भीड़ है ना आपको धक्का मार करके स्टेशन का पार कर देगा। मैं राइट और रॉन्ग, तो ठीक उसी तरह से 2 साल में आपका टीम का स्ट्रेंथ, आपका टीम ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा कि तीसरा साल में आपको धक्का दे करके आपको पहुंचा देगा नेशनल डायरेक्टर। आप कमा लिए 15 करोड़, सारे देश विदेश आप घूम गए, आपके सारे सपने पूरे हो गए। और सिर्फ आपके सपने पूरे नहीं हुए बॉस, आपने एक नोबल काम कर दिया, आपने एक ऐतिहासिक काम कर दिया, आपने एक नोबल काम कर दिया, आपने एक ऐतिहासिक काम कर दिया। आपने अपने सपने पूरे किए, अपने परिवार के सपने किए, और साथ साथ में, ठीक है, पता है आप 126 आदमी का जिंदगी बदल दी, 126 लोगों का जिंदगी आपने बदल दिया। आपने उसको भी लखपति करोड़पति के पैदान पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आप 15 करोड़ कमाते हैं 3 साल में, आप 126 लोगों को कितना पैसा कमाते हैं, उसका एक फिगर हम लोग यहाँ पे बना के रखते हैं, ठीक है। आप बने नेशनल डायरेक्टर, आपका इनकम अप्रोक्स 15 करोड़। आपके नीचे, आप जब नेशनल डायरेक्टर बनते हैं, आपके नीचे 2 सीनियर एमडी बनते हैं, राइट, राइट, 2 सीनियर एमडी आपके बनते हैं, सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर। सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर का इनकम कितना हो गया, अप्रोक्स 5 लाख, सॉरी 5 करोड़। आप कमाए कितना, 15 करोड़। आपके 2 डाउनलाइन कितना कमाए, आपका 2 एसोसिएट कितना कमाए, 5-5 करोड़ करके कमाए। उसके बाद 4 आपका क्या बना, 4 आपका बना मार्केटिंग डायरेक्टर, 4 एमडी आपने बनाए, और पर एमडी का इनकम 2.5 करोड़। कितना, 2.5 करोड़, ठीक है, पर एमडी का इनकम आपका 2.5 करोड़। नेक्स्ट, ठीक है, आपका 8 डायमंड सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है। कितना सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, 8, 8 डायमंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। और पर का इनकम कितना होता है,
1,30,00,000 was not a joke. 1,30,00,000। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने 16 गोल्ड सेल्स सिक्योरिटी भी आपके ग्रुप में है। कितना है? 16 गोल्ड सेल्स सिक्योरिटी भी आपके ग्रुप में है। और आपका 16 गोल्ड सेल्स सिक्योरिटी का पर एनम इनकम कितना है? एक एक आदमी का इनकम कितना हुआ? एक एक आदमी का इनकम कितना हुआ? 66 लाख आपके वजह से, आपके टीम एफर्ट की वजह से कमाए। नेक्स्ट 32 कितना है? 32 सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके नीचे थे। सोचिए जब आप नेशनल डायरेक्टर में थे आपके नीचे कितने स्लेव हैं? 32 चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी पर हेड का इनकम 32 लाख रुपया। कितना? 32 लाख। कैन यू इमेजिन? ठीक है, नेक्स्ट आपके नीचे 64 सीनियर सेल्स मैनेजर भी होंगे। कितने सेल्स मैनेजर होंगे? 64 सीनियर सेल्स मैनेजर भी हैं। और पर एक का इनकम 14 लाख इनकम। यानी आप तो करोड़पति बने और आपने 125 आदमी का भी जिंदगी बदला। तो बस आपने दुनिया का सबसे नोबेल काम कर दिया, आपने दुनिया का सबसे ऐतिहासिक काम कर दिया, आपने इतिहास रच दिया। तो आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। तो मैं तो आप सबकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार। क्या आप तैयार हो? दुनिया में ऐसा कोई काम आप करेंगे जो आप इतने लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे? दुनिया में तो आप जितना भी काम करेंगे ना, बस आप सेल्फिश की तरह सोचेंगे, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो आप करते हैं, यहाँ पे आपका तो होगा ही, साथ में 125 लोगों का भी होगा। बस इसीलिए कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग आप तो खुद तो कमाते ही हैं और लोगों के लिए भी अवसर कमाने का मौका देते हैं। अगर आप खुद करोड़पति बनते हैं तो न जाने कितने लोगों को करोड़पति बना करके आपका सफर तय होता है। आप दुनिया में एक नोबेल काम करते हैं और जिस दिन बॉस इस दुनिया छोड़ के हम जाएंगे ना, या ऐसे लोग जब दुनिया छोड़ के जाते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ उसके जनाजे के साथ में चलता है। तो आज का ट्रेनिंग ये 5 मुट्ठी को मैंने बंद करने के लिए सिखाया। बाकी छोटी छोटी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को सीखना है, समझना है। टाइम टू टाइम हम लोग जो मीटिंग करेंगे, पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया, बट मैं एकदम डेडिकेटेड। मैं दिलीप प्रसाद नोनिया, ठीक है, मैं डेडिकेटेड हूं। ठीक है, मैं आप सबके पास क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था ना, सब आ जाते थे मेरे पास, मैं सबको ले लेता था। इस बार नहीं, सिलेक्शन मैं करूं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जितने भी सीनियर लीडर है वो मेरे ग्रुप में नहीं है भाई। जितने भी लोग सीनियर लीडर है आप मेरे ग्रुप में नहीं है। आपके मेरे ग्रुप में वही लोग आएंगे जो आपके नीचे स्टेप से आएंगे। और आप सबसे भी मैं वादा कहता हूं, आप ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ना छोटे लोगों का काम नहीं है बॉस। छोटे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर पाते। मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए आपको दिलवाला बनना पड़ेगा, बड़े दिलवाला। ठीक है, यहाँ पे संकुचित लोगों के लिए नहीं है, बेईमान लोगों के लिए नहीं है, चोर लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बड़े दिल वाले लोगों का काम, जिसका बड़ा दिल है वही लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े दिल वाले ही सोच सकते हैं कि मैं जिम्मा लिया, ठीक है, मैं तो करोड़पति बनूंगा बनूंगा, साथ साथ में मैं अपने साथ 25 लोगों को करोड़पति और लखपति बनाऊंगा। ये सिर्फ बड़े दिल वाला ही सोच सकते हैं, छोटे माइंड वाले कभी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो बस रेडी हो जाइए फॉर एक्शन। आज का जो मीटिंग यहाँ पे हुआ, आज हमने आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें बताई। ठीक है, आने वाला दिनों में हम आपको एक एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे। जो लोग इस मीटिंग को लाइव देखना छूट गए होंगे, हम अपना पूरा ये शेड्यूल को हम अपने चैनल में डाल देंगे, जहां से आप इस पूरा मीटिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इस बार का जो आपका वेबसाइट हुआ है ना, आपके लिए गीता कुरान बाइबल है। कंप्यूटर में इधर, मोबाइल में इधर उधर की चीजें ना करके अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप को चेक करते रहे। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा और रास्ता प्रस्त हो जाएगा।
तो दोस्तों और अभी किसी भूल भुलैया में ना रहे, ठीक है, कोई भूल भुलैया में ना रहे, क्योंकि भूल भुलैया में रहेंगे पछताएंगे आप। चॉइस आपका है, एमपीजी में जुड़ गए, ट्रेनिंग आपका हो गया है, सिलेक्शन आज का आपका ट्रेनिंग मीटिंग कर दिए, छोटा छोटा बेसिक चीज आपको बताए, ठीक है, चॉइस आप, ठीक है, चॉइस आपका। आप आइए हमारे साथ, लॉकडाउन खुलता है, तैयारी रखिए, पूरे चीज का तैयारी रखिए, लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम विस्फोटक की तरह दौड़ करके अपने अपने मंजिल की तरफ पाइए। तो और विशेष ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंस से सुने, इतना धैर्य से सुने, पूरे बातों को सुनने के बाद हम लोग अब विदा लेते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका कह सकते हैं गाइड, गार्ड, मेंटर, सीईओ, सीएमडी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट आज मैं आपको वादा करता हूं कि मैं ये सब रैंक के लिए नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं एज ए नेटवर्कर, और मैं आपको लीड करूंगा एज ए सीनियर लीडर, और आप मेरा एसोसिएट। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही तगड़ा, पावरफुल, एक आउटस्टैंडिंग हमारे पास ट्रेनिंग सेशन रहा। तो ज्यादा बात ना करते हुए, ट्रेनिंग सेशन को विराम देते हुए तैयार रहिए नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। सो नेक्स्ट, लेट्स वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। नमस्कार।